नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली का दौरा पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बता दें कि महेंद्र भट्ट के आवास पर बैठक हुई है और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक हुई। दुष्यंत गौतम और सीएम धामी भी मौजूद रहे। बैठक में आपदा के मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान एक अहम बैठक की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और महेंद्र भट्ट के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक हुई और दुष्यंत गौतम और सीएम धामी यहाँ पे खास तौर पे मौजूद रहे हैं। बैठक में आपदा के मुद्दे पर चर्चा हुई है और ये तस्वीरें आप तक साझी कर रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ में एक अहम बैठक हुई। दिल्ली के दौरे पर है सीएम धामी और बैठक में आपदा के मुद्दे पर खास तौर पे चर्चा की गई है। सीएम धामी जो है इस बैठक में खास तौर पे मौजूद रहे। बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक हुई और आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान एक अहम बैठक की गई। बैठक में बीजेपी सांसद भी मौजूद थे और इसके साथ ही सीएम धामी खास तौर पे वहां पे मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव सयाना चट्टी में पिछले बता दें कि 17 घंटे से यमुना नदी पर झील बनी हुई है। झील का पानी कई होटलों, दुकानों, मकानों और एक विद्यालय और में पहुंच चुका है। इसके साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बने पुल तक ये पानी पहुंच चुका है। पानी की निकासी सुचारू न होने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। झील को सुरक्षित रखने के तरीके से खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राजस्व, पुलिस, खाद्य और इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति और लोक निर्माण विभाग की टीमें तैनात है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन की मदद से झील की निगरानी भी की जा रही है और परिस्थिति अनुकूल होते ही झील का जल निकासी कार्य शुरू कर दिया जाएगा और झील के एक हिस्से को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। 20 से 25 तो जो व्यावसायिक होटल है वो डूब चुके हैं। स्कूल डूब चुका है, जीएमबीएन का बंगला डूब चुका है और स्थानीय कई सारे मकान इस की चपेट में आ चुके हैं। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका कोई आकलन नहीं है। ये बहुत बड़ा घाव है इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए और इसकी वजह से हमारा पूरे जो गीच पट्टी का एरिया है वो वहाँ पे भी अब चाहे हर एक तरह का संकट आएगा क्योंकि पुल भी डूब चुका है। अगर आवाजाही नहीं होगी तो पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न संकट से लेके हर तरीके की चीज़ों का दिक्कत होगी। और इसी पे हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रजनीश, जिस तरीके से सयान चट्टी में पिछले 17 घंटे से यमुना नदी का जो है झील बनी हुई है, फिलहाल क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है? ये अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो सयान चट्टी पे यमुना में जो झील बन गई है, इस झील से एक और जहां आसपास के रहने वाले ग्रामीण है वो दहशत में है। 3 गांव को प्रभावित करती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी वहां पर कदम उठाए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टेक्निकल टीम्स वहां पर डिप्लॉय किया गया है और वो लोग वहां पर ब्लास्टिंग करके भी झील को जल जो है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जलस्तर घटे। हालांकि 2 इंच जलस्तर जरूर घटा है, लेकिन इसी बीच जो लोग अपने घरों से बाहर है उनका सब्र जवाब दे रहा है और वो इस झील के पानी में खड़े होकर आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। दूसरी ओर आपको बता दूं अंजलि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ये जो सयाना पट्टी में जो झील बन गई है, इस झील को किसी के जान माल की क्षति ना हो, जिसको लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद यहाँ पर युद्ध स्तर पे काम चलाया जा रहा है। कई टेक्निकल टीम्स उसमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत, जो झील का जलस्तर कम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अचानक बनी इस झील से जरूर वहां पर 3 गांवों पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है और लोगों को लग रहा है कि आखिर उनका जो घर द्वार और उनका जो प्रतिष्ठान है जो जलमग्न हो चुका है, ये हालात कब तक रहेंगे।
तो 2 दिन तक वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज उनका सब्र जवाब दे गया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि आखिर ये गलती है, इस गलती पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हो पाया। उधर जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सारी मशीनरी को उन्होंने लगा दिया है और लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खतरा जस का तस बना हुआ है। अंजलि, रजनीश, जिस तरीके से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, तो किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा आपने कहा कि ब्लास्टिंग एक जो है तकनीक अपनाई गई है पानी को बाहर निकालने के लिए, तो ऐसी कौन सी तकनीकें जो अपनाई जा रही है ताकि वहां पे रह रहे लोगों को भी परेशानी ना हो? देखिए, जो तकनीक अपनाई गई है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है, इसके अलावा ड्रेन खोलने को लेकर भी काम किया जा रहा है कि इसका जो जलस्तर है वो फिर से यमुना में चला जाए, जिससे सयान जो चट्टी है वो एरिया का, जो यमुना ने जो झील बनाई है वो झील का पानी चला जाए यमुना में, उसको लेकर ही प्रयास किए जा रहे हैं। ब्लास्टिंग भी की जा रही है, लेकिन वो बताऊं आपको, मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। आज फिर बारिश हुई उत्तरकाशी में, जिसके बाद जलस्तर फिर बढ़ गया है। तो आलम यह है कि जो प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे वो पानी को ड्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। उनकी रात खुले आसमान में बीती है। उनका कहना है कि आखिर ये कब तक ऐसे हालात रहेंगे, जिसको लेकर आज उन्होंने वहां प्रोटेस्ट भी किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में जन आंदोलन का आज 20वां दिन है और पेन खंडा संघर्ष समिति का समर्थन मिल चुका है। समर्थन देकर आंदोलनकारियों का हौसला जो है वो बढ़ाया गया। इरावल प्लाजा के पास से ये रैली निकाली गई, वहीं आंदोलन को और भी तेज गति दी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में जन आंदोलन का 20वां दिन है और अब इसमें बता दें कि अब इन सभी में जोशीमठ के पेन खंडा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समर्थन दे दिया है। बद्रीनाथ धाम के इरावल प्लाजा के पास से जन आंदोलन की रैली निकाली गई और नारेबाजी के साथ साकेत चौराहे पर पहुंची है, जहां इस जन आंदोलन में पंडा पंचायत समाज बद्रीनाथ धाम से जुड़े सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आंदोलन को अब और भी तेज गति देने के लिए जोशीमठ से जो है पेन खंडा नंबरी के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इस जन आंदोलन को अपना समर्थन देकर आंदोलनकारियों का हौसला भी बढ़ाया है। वहीं बता दें कि बद्रीनाथ संयुक्त संघर्ष समिति को सहयोग देने की खास बातचीत भी कही गई है। खास बात यह भी रही है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे टिहरी क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने भी वहां पे आंदोलनकारियों से उनकी मांगों के बारे में जानकारी ली और इसके साथ डीएम चमोली सहित शासन स्तर पर उसकी खास बात जो है रखने का आश्वासन दिया है। उनकी बात को रखने का आश्वासन जो है शासन स्तर पे कही गई है और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पेन खंडा संघर्ष समिति का समर्थन मिला है और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुंवर जुड़ चुके हैं। कुंवर, जिस तरीके से इरावल प्लाजा के पास में रैली की गई और बद्रीनाथ धाम में जन आंदोलन का ये 20वां दिन रहा है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस रैली को लेकर आपके पास मौजूद है? अंजलि जी, देखिए, अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो अपडेट ये है कि आंदोलन 20वें दिन में पहुंच चुका है और इसके समर्थन में आज पहले की तरह लगभग 2 से 3 घंटे जो है बद्रीनाथ के पूरा मार्केट जो है बंद रहा और ठीक 1 बजे के बाद ये मार्केट खोला गया और साथ ही जो जोशीमठ पेन खंडा संघर्ष समिति है उसके 15 सदस्य जो है बद्रीपुरी पहुंच के धरना स्थल पे पहुंचे और आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। साथ ही जो टिहरी क्षेत्र के विधायक हैं किशोर उपाध्याय, वो भी बद्रीनाथ पहुंचे थे तो वो भी धरना स्थल पर पहुंचे। हालांकि पहले उन्हीं के सामने जो है आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के सहित जो है अन्य कई नारे उनके सामने लगाए, लेकिन जब उन्होंने समझाया कि वो यहाँ पे उनके आवाज सुनने के लिए भी पहुंचे हैं तो उसके बाद उनको मांग पत्र सौंपा गया। अच्छी बात ये है कि जो इस संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं वो आज ज्योतिर्मठ तहसील में पहुंचे हैं, क्योंकि वहां से वीसी के द्वारा जो है जिलाधिकारी चमोली और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ इनकी एक दौर की वार्ता चल रही है और जो बड़ी वार्ता होनी है वो 29 अगस्त को जो प्रमुख सचिव आवास हैं उनके साथ जो है देहरादून में इनकी बैठक आयोजित की जाएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आंदोलन किस मोड़ पे जाएगा। जी संजय, जिस तरीके से विधायक के साथ साथ में डीएम ने भी अब शासन स्तर पे बात रखने की बात कही है, ये खास रहा है अपने आप में, तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन को और भी गति प्रदान कर सकती है? अंजलि जी, देखिए, कल जो है सूबे के मुखिया सीएम धामी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने ही जो है डीएम चमोली और प्रमुख सचिव आवास को निर्देश जारी किए थे कि इस दिशा में जो भी कदम बढ़ाए जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले जो है बद्रीनाथ की जो
19 दिनों से जिस तरह जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ऐसे प्रकार से जो राज्य में जो है बद्रीनाथ की जो आध्यात्मिक छवि है वो भी कहीं न कहीं खराब होती नजर आती है। तो लिहाजा प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है और 29 तारीख को बैठक है। इससे पहले दबाव बनाने के लिए इस तरह के जो है समिति द्वारा एजेंडे अपनाए जा रहे हैं और देखना ये होगा कि 29 तारीख को इसकी जो ये वार्ता होगी इसमें क्या नतीजा निकलता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी और पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश होगी। लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से सतर्क रहें, ऐसा कहा गया है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और आईएमडी देहरादून के मुताबिक बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, नैनीताल में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। इसके अलावा अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों से भी खासतौर पे यह अपील की गई है कि पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो विशेष रूप से सावधानी बरतें। वहीं इस विषय पर बात करते हुए मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि 22 से 25 तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों को छोड़कर हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर राज्य के अन्य जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो बता दें कि यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। देखिए इस समय जो स्थिति है, जैसे मैंने बताया कि अभी ये सक्रिय रहने, थोड़ा और सक्रिय हो जाएगी अभी एक्टिविटी मानसून का हमारे प्रदेश में। तो उसके हिसाब से अभी जो है जो हम जैसे बता रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ जगहों पे। तो उसमें भूस्खलन और चट्टानें गिरने की जो घटनाएं वो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगले 3-4 दिन में, जैसा उम्मीद करें और हो सकता है। तो इसमें हमें, और जो निचले इलाके हैं कई जगह पे, वहाँ पे ये स्थिति बनी रहती है कि वहाँ पे पानी भरने की जो है घटनाएं हो जाती है। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद करेंगे कि वो जो है यात्री लोग ये जो हमारी सूचनाएं हैं उससे अवगत रहें और इन सब चीज़ों से एटलीस्ट अगले 4 दिन तक इसको अवॉइड करें। और एक बार फिर से अपनी सहयोगी रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार मानसून का कहर जो है देखने को मिल रहा है, आईएमडी की ओर से क्या कुछ निर्देश जो है जारी किए गए हैं पहाड़ी इलाकों के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि आईएमडी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि ऊंचाई वाले जनपद हैं, जिसमें पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और साथ में उधम सिंह नगर, इन सब जनपदों में साथ में देहरादून भी शामिल है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून का हाल ये है कि अल सुबह धूप निकली हुई थी, उसके बाद दोपहर से बारिश स्टार्ट हो गई और अभी भी राजधानी में बारिश हो रही है। यही स्थिति कमोबेश पहाड़ के ऊंचाई वाले जनपदों की भी हाल है, जिसको मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने बाकायदा जिला प्रशासन को एडवाइजरी जारी की है, चूंकि ऑरेंज अलर्ट है मौसम का, तो जिसको देखते हुए कि दोबारा से लैंडस्लाइड और जो मार्ग हैं वो उनको दुरुस्त रखने और साथ में एहतियातन जो लोग यात्रा करने वाले हैं उनको सचेत करने को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो नदी के किनारे वाले इलाके हैं, चाहे वो माँ गंगा के किनारे के इलाके हों या यमुना के हों या अलकनंदा के या भगीरथी के, वहां पर जल स्तर खासा बढ़ गया है पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से। जिसके बाद एहतियातन स्थानीय प्रशासन ने जो निकटवर्ती लोग हैं जो वहां रहते हैं उनको सेफ जगह जाने के लिए कहा है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। और साथ में कहा जा रहा है कि जो नदी नाले हैं, गधेरे हैं, इनसे यात्रियों को बचने की जरूरत है। वाटरफॉल के नीचे बिल्कुल भी ना जाएं और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। तो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। तो बहरहाल आफत की ये बारिश है जो पूरे उत्तराखंड में लगातार चल रही है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन यही हाल रहने वाला है कुछ जनपदों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान बद्री केदार के भक्तों के लिए एक नई सेवा जो है चलाई गई है। श्रद्धालुओं को प्रसाद भोजन भेजने के लिए जो है ये सेवा शुरू कर दी गई है। स्पीड पोस्ट से अब आपके घर तक प्रसाद पहुंचेगा। श्रद्धालुओं तक केदार धाम का ये प्रसाद पहुंचेगा। बद्रीनाथ केदार धाम मंदिर समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिगटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संस्था के कैनाल रोड स्थित कार्यालय में भगवान बद्री
विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट जो है वो देहरादून स्थित पोस्ट ऑफिस उपमंडल अधिकारियों को जो है सौंप दिया है। अब इस विषय पर बीकेटीसी के सदस्य डॉक्टर विनीत पोस्ती ने बताया कि श्रद्धालुओं को धामों की प्रसाद जो है वो पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंधन किया और इसके तहत पोस्ट ऑफिस से प्रतिनिधि संस्था कार्यालय के प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के जरिए जो है अब भेजे जाएंगे और लोग उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। वहीं डॉक्टर पोस्ती ने यह भी बताया कि मात्र 42 रुपए में ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे देश में प्रसाद जो है वो डाक विभाग के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ी सेवा जो है शुरू की गई है। श्रद्धालुओं तक अब केदार धाम का प्रसाद पहुंचेगा। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में अब भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक बड़ा आरोप है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी फंड में पैसा लाने का बनाते थे दबाव, ऐसी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा, बता दें कि हरक की ओर से कहा गया है कि पार्टी फंड में पैसा लाने का दबाव बनाते थे। बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी कराई हुई है और खुद भी 1 करोड़ देने का दावा किया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। भूचाल एक दावा के कारण आया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया और ये गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। पार्टी फंड में पैसा लाने का दबाव बनाते थे। हरक सिंह ने ये जो है बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी करवाई और खुद भी 1 करोड़ देने का उन्होंने दावा किया है। दबाव था मुझ पे। किसका? ये अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था। और फिर ये क्या होता था, जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा लेन देन बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उससे आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मुझ पे दबाव था। सबसे ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद नंबर 2 पे मैंने दिया। रोज हम पे दबाव डाला जाता था भाई कि मेरा चेक मैंने जमा किया, बाउंस हो गया वो चेक। तो मुझे संगठन क्या है ये जो आजकल राज्यसभा बंसल जी नरेश बंसल जी का फोन आया कि भाई वो 10 लाख का चेक आपने दिया था वो तो बाउंस हो गया। फिर मैंने उसको फोन किया, तो अब दबाव डाला जाता था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।